गर्मी पड़ी है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो नॉर्थ इंडिया में कम हुआ है। आप पश्चिम बंगाल देखिए, जहां पर गर्मी इतने लेवल पे नहीं है और वहां पर जो राज्य की सरकार है उसकी नीतियों के खिलाफ एक जन आक्रोश है, इस कारण भी वहां वोटिंग टर्नआउट बढ़ा है। आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, अभी 2-3 महीने पहले तक हम आपके हैं कौन हराम आपके हैं जानी दुश्मन वाली पिक्चर चल रही थी, और अब हम साथ साथ है करके दिखा रहे हैं। और लेकिन जनता ने जवाब दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये बात कर रहे थे ना कि हम महंगाई घटाएंगे, हम बेरोजगारी में रोजगार देंगे। हिमाचल प्रदेश एक सीधा सीधा उदाहरण है। मात्र 0.5% के वोटिंग मार्जिन से, वोटिंग एड से सरकार बनाने के बाद हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से वैट और बढ़ाकर पेट्रोल महंगा किया गया 4-4, 5-5 रुपए, और सरकारी कर्मचारियों को सैलरियां टाइम पे नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर्स को सैलरियां नहीं मिली हैं, ये दिखाता है। और 1 रैंक 1 पेंशन इन्होंने कही थी ओल्ड पेंशन स्कीम की, वहां एक भी ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने नहीं दी। तो ये बताता है कि कांग्रेस की गारंटियां जो हैं वो कितनी फेल हैं, कितनी मूर्ख बनाने वाली फर्जी हैं। और यही कारण है कि देश ने एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, मोदी जी की। सूर्य जी, चूंकि टर्नआउट का आपने जिक्र किया, तो सिर्फ गर्मियां एक बड़ा कारण नहीं है। 2019 में हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की 60% रहा, इस बार आंकड़ा कम है। बिहार की बात करें तो 52% रहा, और इस बार भी 3 बजे तक का अगर मैं आपको बताऊं डेटा तो 43% ही रहा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में 77% था 2019 में, इस बार 58.8% ही रहा है। तो ये राज्यवार तरीके से जो मैं आंकड़े बता रही हूँ 2019 के मुकाबले बेहद कम है। इस साल 2024 में क्या समझा जाए इससे? 2014 और 2019 तक मोदी रहे थे, और जैसा कि विपक्ष कह रहा था इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। इंडी गठबंधन के लिए खत्म होने का चुनाव है, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और वो हुआ भी है। आप 4 तारीख को देखेंगे। लेकिन जो आपने वोटिंग टर्नआउट की बात की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वोटिंग टर्नआउट है इसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो मैं ये कहूँ गर्मी, ये बहुत बड़ा कारण गर्मी का रहा है, जिस कारण जैसे नौतपा चल रहा है, 52 डिग्री तक सेंटीग्रेड गया है। तो इसमें जो है जो लोग नहीं निकले हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और अभी तो फाइनल रिजल्ट्स आने बाकी हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल, देखिए इंतजार करना होगा, फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। तमाम अलग अलग पार्टियां अपने दावे कर रही हैं और ये ताल ठोक रही हैं कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा जो है वो जाने वाला है। हमारे साथ मोहित राज दुबे जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। मोहित, सीएम योगी का गढ़ क्या लग रहा है? वहां पर कैसे हालात बने हुए हैं? वोटिंग परसेंटेज वहां पर क्या रहा? जनता का रुख क्या है? मुद्दे क्या है? देखिए, गोरखपुर, अगर पूर्वांचल के बारे में चर्चा की जाए तो गोरखपुर पूर्वांचल की राजधानी कही जाती है, और पूर्वांचल से ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 1999 से लेकर लगातार जब तक वो मुख्यमंत्री बन नहीं गए तब तक वो लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व करते रहे, लगातार वो सांसद बनते रहे। और इस बार देखिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अपील की। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात की, और उन्होंने सबसे कहा कि आइए और जो है मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, गोरखपुर के लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। यानी मैसेज सीधे तौर पे यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कीजिए। लेकिन अगर हम बात करें सियासी लड़ाई की, तो देखिए बड़ा दिलचस्प है इस बार की यहाँ पे लड़ाई, क्योंकि रवि किशन एक प्रतिनिधि के तौर पे हम कह सकते हैं कि रवि किशन यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ से चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। उनकी ये पैतृक, खासतौर पर पैतृक तो नहीं, उनकी ये परंपरागत सीट है। और यहाँ से अगर हम बात करें गोरक्षपीठ की, तो 1967 से अब तक जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप जो है गोरखनाथ मंदिर का ही रहा है। 1967 में पहली बार दिग्विजयनाथ चुनाव लड़े थे और जीते थे। उससे पहले 1952-57 की अगर बात करें तो सिंहासन सिंह हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ते थे। वो एक बड़े नेता थे, उनका एक दबदबा था पूर्वांचल में, गोरखपुर के भीतर। उनके दबदबे को गोरक्षपीठ ने यहाँ पे खत्म किया, और महंत दिग्विजयनाथ जो है वहाँ से जीते। उसके बाद कभी दबदबा जो है गोरखनाथ मंदिर का गोरखपुर की सीट पे खत्म नहीं हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने उस दबदबे को और ज्यादा मजबूत किया, और वही कहीं ना कहीं मजबूती देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल मोहित, और ये इन आंकड़ों से भी
समझ में आता है जब रवि किशन 2019 में 60% से भी ज्यादा मतों से यहां पर काजल निषाद को मात देते हैं। हालांकि सपा की तरफ से निषाद वोट बैंक में सेंधमारी के लिए मैदान में काजल निषाद को जरूर मोहित उतारा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय निषाद जो हैं वो भी उनके सपोर्टर हैं और कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। ये बड़ी खबर हम इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। नतीजों से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 4 जून के बाद बड़ा भूचाल आएगा। संकेत वो इस तरफ कुछ देना चाह रहे होंगे शायद कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जिसका दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी थोड़ी देर पहले किया था। इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज सामने आ रहे हैं और यही कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये भी कह चुके हैं कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन यहां से जीतेगी, लेकिन अखिलेश यादव जब कहते हैं कि भूचाल आएगा, मोहित अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा, अब इससे क्या समझे? देखिए बिल्कुल, जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक सभी सियासी दल दावे तो करेंगे ही कि हम ही जीत रहे हैं। लेकिन देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने खासतौर पे जो आज की बैठक हुई थी दिल्ली के भीतर, उस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि एग्जिट पोल में जो नैरेटिव जो बनता है और जो भारतीय जनता पार्टी बनाती है उस नैरेटिव का तोड़ क्या हो सकता है। तो उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई बात कह दी और उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इंडी गठबंधन कहती है, वो 295 सीटें जीत रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नया नैरेटिव यहाँ पर महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि हम आंकड़ों से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। और एग्जिट पोल को लेकर लगातार जो बात चल रही थी कि कांग्रेस के विपक्षी दलों के नेता एग्जिट पोल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा फैसला फिर से हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न ले लिया और कह दिया कि नहीं, हम एग्जिट पोल में जाएंगे और बेबाकी से अपनी बात को रखेंगे और बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ेंगे। ये बात जो है आज की बैठक में किया गया है। लेकिन देखिए ये समझना बेहद दिलचस्प है कि आपकी बैठक का मतलब क्या है। बैठक का मतलब यह है कि अगर नतीजों में खासतौर पे अगर सरकार बनने की कोई बात आती है, कोई गुंजाइश होती है, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, किस रूप में जो है आगे काम करना है। अगर हम विपक्ष में बैठते हैं, मैं ये देख पा रहा हूं कि अब तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो एक समय गैप लेकर की गई है। लेकिन आज मैं ये देख पा रहा हूं कि अभी तो 7 फेज का इलेक्शन खत्म हुआ भी नहीं है, मतदान खत्म भी नहीं हुआ और बैठकें शुरू हो चुकी है, बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। ये क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर नैरेटिव क्या सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए नैरेटिव यही है कि नतीजों में अभी तो वक्त है। 4 तारीख को ईवीएम रूपी जादू का पिटारा खुलेगा और भाग का फैसला हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पे बैठेगा कौन। लेकिन आज ये एक बड़ा मैसेज ये देने की कोशिश की गई 2 से 3 दिनों के भीतर कि अगर एग्जिट पोल में महागठबंधन को हराया जाता है, एग्जिट पोल उनके पक्ष में नहीं आता है, तो क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया है और कह दिया है कि 295 सीटों से ज़्यादा इस बार हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चले कि जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो है प्रचार प्रसार किया है और आज की बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा हुई है कि प्रचार प्रसार के दौरान जो है क्या क्या हमने मुद्दे उठाए थे, जमीन पर उसका कितना बड़ा असर हुआ है। और देखिए सत्ता का ये 7वां द्वार था। अगर हम फेजेस के हिसाब से देखें तो सत्ता का 7वां द्वार था। किस नेता ने किस दल ने भेदा है ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन 7वें चरण तक क्या जो है खासतौर पे आकलन रहा है और किन किन दलों के पास क्या क्या रिपोर्ट रही है, तो सभी नेता 23 नेता वहां पे पहुंचे थे। वहां पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव से तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। तो उन नेताओं ने अपनी अपनी रिपोर्ट वहां पे रखी, अपनी अपनी बातें कही हैं कि हम कहां से कितनी सीटें जीतने वाले हैं और आगे की रणनीति मुकम्मल तौर पर क्या होनी चाहिए। ठीक है मोहित, और न सिर्फ 7वें चरण में बल्कि कुल 7 चरण में कई महत्वपूर्ण किले भी थे और कौन किसका किला यहां से फतेह करता है ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए क्या लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव स्थानीय चुनाव रहा? क्योंकि राज्यवार तरीके से तो हमने इंडिया गठबंधन को मजबूत होते हुए देखा और साथ ही जिस तरीके से संविधान का मुद्दा जो सेट किया गया, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से बैकफुट पर नजर आई? देखिए सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं थे। ये पहले जो है मैं भी सेवक, मैं भी चौकीदार, जो हाथ में गुदा गुदा के घूमते थे, मैं भी चौकीदार। अब क्यों किसी ने गुदाया नहीं कि मैं भी भगवान, किसी ने नहीं गुदाया, क्योंकि मोदी जी तो अपने आप को भगवान मान चुके हैं
अब प्रभु जगन्नाथ जो है मोदी के भक्त हैं, और आज तो रवि किशन जी ने हद पार कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप मोदी जी ने जो साधना की उससे गर्मी कम हो गई है। मतलब ये लोग क्या है कि पता नहीं कौन सी बेतुकी बातें करने का इन्होंने एक्सपीरियंसेस हासिल किए, वो प्रधानमंत्री से सीखा। कभी मटन, कभी मछली, कभी मंगलसूत्र, कभी मुजरा, कभी मुसलमान। मतलब आप खुद सोचो किस तरीके से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करें। कभी कहते कटिया लगाकर आपका तार नोच लेंगे, कभी टोटी खोल ले जाएंगे, कभी बैंक लूट लेंगे, कभी भैंसे जो है आपके जैसे छीन लेंगे। तो ये मुद्दे इनके पास, ये हार की बौखलाहट थी, और वो जो मुद्दों से भटकाने की विपक्ष की कोशिश कर रहे थे लगातार प्रधानमंत्री से, हम लोग भटके नहीं। एक विरासत टैक्स वाला, संविधान, एक विरासत टैक्स वाला मुद्दा भी सैम पित्रोदा की तरफ से सामने आया था। तो ये मुद्दे तो दोनों ही तरफ से थे। वो नहीं, सैम पित्रोदा का इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको भी टाइट कर दिया गया, क्योंकि वो विदेश में बैठ करके फालतू में जो है इस तरह के उल्टी सीधी तो माफी तो संबित पात्रा भी मांग चुके थे, आपने उसको दोहराया। बहरहाल ये बड़ी खबर बता दें, आपके पास लौटूंगी। जेपी नड्डा का कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 पार करेगा। जनता ने तुष्टीकरण को साफ तौर पर नकार दिया है। जनता मोदी की गारंटी के साथ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। संजय चक्रवर्ती जी, देखिए जेपी नड्डा साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है हार जीत का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव इस बात का चुनाव है क्या 400 पार होगा कि नहीं होगा। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि जनता ने तुष्टीकरण को खत्म किया है, नकारा है, और इस बार 400 पार होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग इनकी 62 सीटें आई थी, बिहार में 39 थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 आई थी, राजस्थान क्लीन स्वीप, गुजरात क्लीन स्वीप, दिल्ली क्लीन स्वीप, हिमाचल क्लीन स्वीप, और आपके उत्तराखंड क्लीन स्वीप, महाराष्ट्र से 42 सीटें। ठीक है, इतनी सारी होने के बावजूद ये 303 पहुंच पाए। तो ये 400 का ये नगाड़ा कहाँ से बजा रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान का सीटें ले रहे हैं, या अफगानिस्तान से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं, नेपाल से ले रहे हैं, या श्रीलंका से ले रहे हैं सीटें। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कौन से तरीके से बात करते हैं। 400 पार की सीटें होती सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। सूर्य मैथिल जी क्यों नहीं करते?